नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टुडेज न्यूज़ पर। तो दोस्तों देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। चीन ने बसाया अरुणाचल में गांव। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश में भी घुसपैठ कर ली है। चीन द्वारा सुबनसिरी जिला के सारीचू गांव के अंदर 101 घर बसा लिया है। यह गांव अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक भारतीय सीमा के 4.5 किलोमीटर अंदर स्थित है। यह क्षेत्र भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवाद का केंद्र रह चुका है। इसको लेकर सशस्त्र संघर्ष भी हो चुका है। मीडिया की एक खबर के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों में चीनी गांव की पुष्टि विशेषज्ञों द्वारा की गई है। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीर 1 नवंबर 2020 की है, जिसमें एक गांव नजर आ रहा है जो 1 साल पहले नहीं होता था। अक्टूबर 2020 में चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा कहा गया था कि भारतीय पक्ष द्वारा विवादित सीमा पर आधारभूत ढांचे का निर्माण चल रहा है एवं सैन्य तैनाती जारी है, जो विवाद का मुख्य विषय है। हालांकि तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि चीनी गांव के पास भारत की ना तो कोई रोड है, ना ही आधारभूत ढांचा है। नवंबर 2020 में अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद तापिर गावो द्वारा लोकसभा को चेतावनी दी गई थी कि उनके राज्य में चीन की घुसपैठ बढ़ रही है। मीडिया से बात करते हुए गावो ने बताया, चीन का निर्माण कार्य अभी जारी है। अगर आप नदी के रास्ते को देखेंगे तो चीन सुबनसिरी जिले में 60 से 70 किलोमीटर अंदर तक घुस आया है। इसी बीच चीन की इस घुसपैठ पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का भी एक ट्वीट सामने आया है कि वह अवसर आने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत करेंगे। चीन की इस घुसपैठ पर विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि हम चीन की ओर से किए गए कंस्ट्रक्शन को लेकर हालिया रिपोर्ट देखी है। सरकार देश की सुरक्षा पर असर डालने वाली हर घटना पर लगातार निगरानी कर रही है। चीन द्वारा पिछले कई साल से इस तरह के ढांचे तैयार किए गए हैं। इसके जवाब में भारत ने भी सड़क, पुल और दूसरे जरूरी निर्माण किए हैं। इनके जरिए लोकल आबादी को जरूरी कनेक्टिविटी मिली है। वहीं भारत चीन सीमा विवाद में भारत जहां शांति वार्ता से विवाद हल करना चाहता है, तो उसके उलट चीन की हरकतें हमेशा ही युद्ध के लिए उकसाने की रही हैं। ऐसे में भारतीय सेना का संयम अगर जवाब दे जाए तो आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। G7 समिट के लिए पीएम मोदी को न्योता। दुनिया के ताकतवर एवं आर्थिक रूप से मजबूत देशों द्वारा वर्ष 1975 में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के उद्देश्य से गठित किया गया था। वर्ष 1997 में रूस को इसमें शामिल किया गया, तब यह ग्रुप G8 कहलाने लगा। इसके बाद वर्ष 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद उसे इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया था। तब से यह ग्रुप दोबारा G7 हो गया था। इस ग्रुप में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा शामिल हैं। इस ग्रुप का उद्देश्य स्वतंत्रता एवं मानवाधिकार की रक्षा, लोकतंत्र एवं कानून का समर्थन, समृद्धि एवं सतत विकास को साझा करने के लिए बनाया गया था। वर्ष 2019 में फ्रांस द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार इसमें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। इस वर्ष यह समिट यूके में होने वाली है, जिसमें यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा पीएम मोदी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि समिट से पहले वह खुद भारत का दौरा करेंगे। भारत दुनिया को 50% से ज़्यादा वैक्सीन सप्लाई करता है। कोरोना के इस दौर में भारत और ब्रिटेन ने मिलकर काम किया है। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण कोरिया को भी इस समिट के लिए न्योता भेजा गया है। कोविशील्ड को मिल सकती है दुनिया भर में इस्तेमाल की मंजूरी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एवं एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित की गई वैक्सीन कोविशील्ड को अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल की मंजूरी जल्द ही WHO द्वारा दी जा सकती है। इस वैक्सीन को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जा रहा है। इससे पहले 3 जनवरी को इसे भारत के DCGI द्वारा मंजूरी दी गई थी। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस द्वारा कहा गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा जल्द ही रैपिड असेसमेंट के लिए डेटा सेट्स उपलब्ध कराया जाएगा। इसी आधार पर WHO द्वारा तय किया गया है कि कोविशील्ड को इंटरनेशनल यूज़ की इजाज़त दी जाएगी या नहीं। इस वैक्सीन को सबसे पहले यूके में मंजूरी मिली थी। इसके बाद भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना सहित कुछ अन्य देशों द्वारा भी अनुमति दी गई थी। तो वहीं आज भारत में तीसरे दिन कुल 1,48,266 लोगों को टीकाकरण हुआ, जिसमें कुल टीकाकरण की संख्या 3,81,000 तक पहुंच गई, जिसमें कुल 580 लोगों में वैक्सीन के साइड इफेक्ट के लक्षण देखने को मिले हैं। भारत ने चीनी सैन्य बेस का ख्वाब तोड़ा।
दरअसल चीन की मंशा है कि वो अमेरिका जैसे ही पूरी दुनिया में अपने सैन्य अड्डा बनाए, लेकिन चीन ने इसके लिए जो रणनीति अपनाई है वो बिल्कुल गलत साबित हो गई। चीन ने छोटे छोटे देशों को कर्जा देकर उनकी जमीन पर कब्जा करके सैन्य अड्डे बनाना चाहता था, पर भारत अमेरिका ने मिलकर चीन की इस रणनीति को बर्बाद कर दिया। दरअसल चीन ने जिबूती में अपना पहला नेवल बेस बना दिया। इसके बाद वो 11 अन्य देशों में अपना सैन्य बेस बनाना चाह रहा था, जिसमें वह श्रीलंका, मालदीव, सेशल्स, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, अफ्रीका समेत मिडिल ईस्ट के देशों में अपना सैन्य बेस बनाना चाह रहा था, पर भारत की सॉफ्ट पावर और अमेरिका के दबाव ने यहां सभी जगह से चीन का काम तमाम कर दिया। जबकि भारत ने इसी दौरान भूटान, वियतनाम, ओमान, सेशल्स समेत 10 देशों में अपने सैन्य बेस बना लिए, जबकि अमेरिका ने पूरी दुनिया में 800 से ज़्यादा सैन्य बेस स्थापित है, जिस पर वो चीन के पूरे सैन्य खर्च के आधे खर्च के बराबर खर्च करता है। 26 जनवरी ट्रैक्टर मार्च पर कोर्ट का फैसला। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनरत किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़े हैं। ट्रैक्टर मार्च के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों को दिल्ली में एंट्री दी जाए नहीं, या पुलिस को तय करना है। कोर्ट ने आगे कहा, इस मामले को डील करने के लिए आपके पास पूरी अथॉरिटी है, लेकिन हम यह नहीं कह रहे कि आपको क्या करना चाहिए। कोर्ट द्वारा कहा गया कि 20 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेंगे। दिल्ली पुलिस द्वारा अपनी मर्जी से इस बात का तर्क दिया गया है कि कोई भी रैली या ऐसा विरोध जो गणतंत्र दिवस समारोह में खलल डालने की कोशिश करता है वो देश को शर्मिंदा करने वाला होगा। कई किसान गणतंत्र दिवस परेड में खलल डालने के लिए लाल किले तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें, आज सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की वार्ता होनी है। इस वार्ता के पहले किसान संगठनों में फूट देखने को मिली है। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरुनाम चरोनी पर आंदोलन को राजनीतिक का अड्डा बनाने, कांग्रेसी नेता को बुलाने और हरियाणा के कांग्रेसी नेता से आंदोलन के नाम पर 10 करोड़ रुपए लेने के आरोप भी लग रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा की मौजूदा सरकार को गिराने के बदले कांग्रेस की टिकट का डील करने के भी आरोप लगे हैं। इन आरोपों के बाद संयुक्त मोर्चा के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है जो 20 जनवरी को अपनी रिपोर्ट देगी। इसी बीच NIA द्वारा भी 20 किसान नेताओं को समन भेजा गया है। उस पर खालिस्तान का समर्थन करने के आरोप भी लगे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।